वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। लौह और रक्त की नीति बाबू बलबन किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, बलबन का कार्यकाल पूछेगा तो 1266 से लेकर 1287 तक था। कब था? 1266 से 1287 तक था। बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया गया था। क्या? उलूग खां को उपाधि दिया था। कौन दिया था? नासिरुद्दीन शाह ने दिया था। क्यों? नासिरुद्दीन शाह बलबन से पहले शासक था और यही इसको चालीसा दल में शामिल किया था और उलूग खान की उपाधि दिया था इसको। और बलबन ने ही सजदा एवं पैगोश, पैगोश क्या होता है? पैर हाथ चूमने की व्यवस्था जो है, पैगोश और सजदा की व्यवस्था ये ईरान से लाया था, भारत में लागू किया था। ठीक है, चालीसा दल को समाप्त यही किया था बलबन। और चालीसा दल को लाया कौन था? तो चालीसा दल को लाया था बाबू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ना 40 तुर्क सरदारों को, कितने? 40 तुर्क सरदारों को एक सलाहकार परिषद बनाया, उसे ही चालीसा दल कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा यह कथन पीर अली खान का है। किनका है? पीर अली खान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मराठों की मैकियावेली कहा गया है? मतलब मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नाना फडणवीस को। किनको? नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। क्या बात कर रहा है? पाहुल प्रणाली। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए। सिखों के 10वें गुरु थे, यानी गुरु की संख्या 10 ही थी, यानी अंतिम गुरु यही थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे। ठीक है, इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था। ठीक है, तो पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था। क्या बात कर रहा है कि प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था 1781 में किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान हुआ था। दास प्रथा का अंत की बात कर रहा है तो ये 1843 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन ब्रो था। कौन था बाबू? लॉर्ड एलन ब्रो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। क्या बात करते हैं? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे नेतृत्व दिया हुआ है, एक जगह का नाम है फैजाबाद और फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कौन? मौलवी अहमदुल्ला जो था वो फैजाबाद का नेतृत्व 1857 की क्रांति में कर रहे थे। खान बहादुर खान का बात करेगा तो ये बरेली में, कहाँ पे? बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे। अगर लियाकत अली का बात करेगा तो ये इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिहार का नेतृत्व हमारे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, 1857 से क्रांति से संबंधित कुछ जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति के 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को। ठीक है, मेरठ से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मेरठ से। बोलेगा 1857 की क्रांति की जांच हेतु एक कमीशन गठन किया गया था। वो कौन सा कमीशन था? तो कमीशन था पील कमीशन। कौन बाबू? पील कमीशन 1857 की क्रांति से संबंधित था। ठीक है, बात करेगा तो 1857 के बारे में जान लेते हैं। क्रांति हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन बाबू? पामस्टन था। ठीक है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कानपुर में नाना साहब कर रहे थे और तत्या टोपे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। क्या बात कर रहा है? कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। बोल रहा है कि मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। कब किया था? 6 जून 1946 को किया था। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। क्या बात कर रहा है? भगत सिंह को जो फांसी सुनाया था वो न्यायाधीश का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जीसी हिल्टन था। कौन था? जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है। क्या बात कर रहा है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थान से बात कर रहा है? तो सिंधु सभ्यता का बात है तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ बाबू? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसके बारे में बात कर रहा है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 1938 में किया गया था। कब? 1938 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA दिया हुआ है का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो IRDA इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बोल रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है? IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर कहने का मतलब है इनडायरेक्ट कर का। बोल रहा है कि कौन सा कर इनडायरेक्ट से संबंधित है। दिया हुआ है कि निगम कर, फिर दिया है संपत्ति कर, सीमा शुल्क, सभी। तो याद रखिएगा निगम कर डायरेक्ट कर है, संपत्ति भी डायरेक्ट कर है, जो सीमा शुल्क है ना वो इनडायरेक्ट कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम दिया हुआ है द अल्टीमेट गोल। तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सूद हैं। कौन है बाबू? विक्रम सूद हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? क्या बात कर रहा है? घाट दिया है भोर घाट दर्रा, बोल रहा है कि कहाँ पे, मतलब किन दो स्थानों को जोड़ता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। कहाँ? मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचेश्वर परियोजना का बात कर रहा है, पूछ रहा है कौन दो देशों का संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो भारत और नेपाल का है। किसका है? भारत और नेपाल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 2000 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन दिया कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर का बात कर रहा है। जो दक्षिणी सह्याद्री है उसी का बोल रहा है कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा कोई और नहीं, कुद्रेमुख हो जाएगा। कौन सा? कुद्रेमुख है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? क्या बात कर रहा है? जावा सागर दिया हुआ है और हिंद महासागर दिया है, बोल रहा है कि इसको जल संधि जो जोड़ता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सुंडा जल संधि। कौन? सुंडा जल संधि जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या बात कर रहा है? जो भारत के अधिकांश भाग में कौन सा वन पाया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा वन पाया जाता है बाबू? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा इक्वल टू मिट्टी का बात कर रहा है। तो किस मिट्टी का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? बोल रहा है कि कौन सा मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बारे में बोल रहा है। सबसे ज़्यादा मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सा मिलता है? जलोढ़ मृदा। कौन? जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस का बात कर रहा है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? क्या बात कर रहा है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि KR नारायणन का। किनका? KR नारायणन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बात कर रहा है? देश का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सबसे कौन है वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। कौन हो जाएगा बाबू? परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या बात कर रहा है? विदेशिया दिया हुआ है और राज्य पूछ रहा है कि किस राज्य से है। तो ये झारखंड से है। किससे है बाबू? झारखंड से विदेशिया लोक नृत्य है। ठीक है, कुछ जगह बिहार में भी इसको मनाया जाता है विदेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? जो ओलंपिक फ्लैग होता है, बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था उसके बारे में बात कर रहा है। तो 1920 में। कब बाबू? 1920 में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या बात कर रहा है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। किसको? आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? क्या बात कर रहा है?
जो भारतीय संविधान का उद्देशिका है, उद्देशिका जो है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार का, कितना, 3 प्रकार का उद्देशिका प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं है, इस पॉइंट को आप देखते रहिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग मिलाते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं कि नहीं, इसके बारे में बात कर रहा है, वही पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है कि सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। और फिर दिया कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका दिया है, द्विसदनवाद यूएसए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, मिलाते हैं हम लोग, तो दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, पहला ही गलत है। फिर बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। द्विसदनवाद यानी 2 सदन का व्यवस्था हम लोग यूएसए से नहीं लाए हैं, यानी 1 और 3, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, यानी 1 और 3 ये 2 गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सीटों क्रमशः कितनी है। बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा सीट कितना है बिहार में, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा लोकसभा का सीट कितना है, 40 है, और राज्यसभा जो है वो 16 है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। क्या बोल रहा है कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा सर्वसम्मति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत बोला कौन सा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली दिया हुआ है, यहाँ पे बोडो, मैथिली और डोगरी दिया हुआ है, बोला कि और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सब भाषा को बोडो, डोगरी और मैथिली, ठीक है, सबको किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितने बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो संयुक्त अधिवेशन का बात कर रहा है कि कितने बार बुलाया गया है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 3 बार बुलाया गया है। कब, 3 बार बुलाया गया है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है, कहाँ 108 में है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। यानी सेवानिवृत्त की आयु पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय का बात कर रहा है, उच्चतम नहीं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त की आयु पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का बात कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। क्या बात कर रहा है कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा यूरोपीय आयोग हो जाएगा, कौन, यूरोपीय आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिग्रहण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बात कर रहा है, बोल रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है बाबू, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। पूरा विश्व का परमाणु बिजली घर पहला बोल रहा है, पहला कहाँ किस देश में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर रूस में। कहाँ पे बाबू, रूस में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसके प्रमुख नस्लें हैं। क्या बात कर रहा है कि बारबरी और जमुनापुरी बोल रहा है किसकी नस्ल है। याद रखिएगा ये बकरी का नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब, क्या बोल रहा है, किसी घर में लगे बिजली बल्ब 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। बोल रहा है 200 वोल्ट दिया हुआ है और 100 वाट लिखा हुआ है, बोल रहा है कि उस बल्ब का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो याद रखिए कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा, 400 ओम प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने से फूल पत्ती का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हो कि पेड़ पौधे जो होता है इनके टहनियों को हिलाने से उसमें से फूल फल का गिरना न्यूटन के कौन से नियम के उदाहरण है। तो याद रखिएगा न्यूटन का पहला नियम ही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है बाबू,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपकना किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जो शेविंग ब्रश होता है उसको पानी से निकाल लीजिएगा, पानी में रहेगा तो पानी से निकालने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। बोल रहा है कि किसका उदाहरण, तो याद रखिएगा किसका उदाहरण है, तो पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का बात कर रहा है, सब फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसके दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, याद रखिएगा प्रेरित धारा का, ठीक है, प्रेरित धारा का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। कोई भी तत्व है, बोल रहा है उसका रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। क्या बात कर रहा है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप का बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा पिटवा लोहा हो जाएगा। कौन, पिटवा लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। क्या दिया है, पीतल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसका मिश्रण है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है पीतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंदर गोताखोरी करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस ले जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा हीलियम ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। 300 मीटर से नीचे रहेगा तो हीलियम ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सुक्रोज को जल अपघटन, क्या बात कर रहा है, सुक्रोज को जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन यानी जल के टूटने से किसका निर्माण होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किसका किसका हो जाएगा बाबू, ग्लूकोज हो जाएगा और फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए और सी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। कौन सा बोल रहा है, ग्रेमिनेसी कुल पौधा नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नारियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।